नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल बुकट्यूबर विशाल पर। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 10वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो है काम में जुटने की आदत डालें। इस अध्याय में श्वार्ट्ज जी हमें बताते हैं कि हमें काम में जुटने की आदत कैसे डालनी चाहिए। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 10, काम में जुटने की आदत डालें। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत हैं, ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो, बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं, क्या वह ये काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, ये पता लगाना कि क्या वह व्यक्ति कर्मठ है, क्या वह व्यक्ति काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल नहीं कर पाएं, तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार करें। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक, सिर्फ एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं। औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूहों के अध्ययन से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं। वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती हैं। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मण्य व्यक्ति होते हैं। वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे ये साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, या जब तक काम का वक्त ही न निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर अनगिनत चीजों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं। वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं, परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर क निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्चा जाना चाहिए, और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर नी सोचते हैं कि चर्च जाना एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर क महसूस करते हैं कि उन्हें किसी की उपलब्धि पर उसे बधाई देनी चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर नी को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। यह अंतर बड़ी चीजों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर क अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर नी भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर क 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं। वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर नी के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ कर नहीं पाते। इन दोनों व्यक्तियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर क जो काम करना चाहते हैं वे उसे करके दिखा देते हैं और इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज्यादा आमदनी इत्यादि चीजें मिलती हैं। मिस्टर नी कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते।
इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं। मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते। हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करने और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह के इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते हैं कि परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु ये भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि 3 लोगों ने अपनी स्थितियों का सामना किस तरह किया। उदाहरण 1, जी.एन. ने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जी.एन. लगभग 40 साल के उच्च शिक्षित अकाउंटेंट हैं और शिकागो में रहते हैं। जी.एन. की शादी करने की बड़ी इच्छा है। वे प्रेम, साहचर्य, घर, बच्चे चाहते हैं। जी.एन. कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ 1 दिन बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी, उन्हें कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। भगवान का शुक्र है कि मैं वह गलती करने से बाल बाल बच गया। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है। 2 साल पहले जी.एन. ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुशमिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जी.एन. को ये सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब वे एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे, तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे जी.एन. को चिंता होने लगी। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही लड़की से शादी करने जा रहा है, जी.एन. ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा, जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करने थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थीं, और टाइप किया हुआ ये दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थीं। वे कौन से चर्चा में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च जाएंगे, वे कितना दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उनके कितने बच्चे होंगे और कब होंगे। पूरे विस्तार से जी.एन. ने ये रूपरेखा बना ली थी कि उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उसकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जी.एन. ने आधे पेज में उन आदतों को लिखा जो लड़की को या तो छोड़नी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, सौंदर्य, मनोरंजन इत्यादि थे। जब जी.एन. की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप और हम सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे, और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझसे शादी की बात भूल जाएं। जब जी.एन. मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताएं, एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी। आखिर शादी एक बड़ा फैसला है। आपको यह फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परंतु जी.एन. गलत था। आप बहुत ज्यादा सोच समझकर चलेंगे, बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी। जी.एन. का शादी के बारे में भी वही नजरिया था जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्तों या किसी और चीज के बारे में था। समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहें। पुलों को तभी पार करें जब वे आएं। ये सलाह काफी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी कि ये 200 साल पहले सही थी। उदाहरण 2, जे.एम. नाय घर में क्यों रहता है। हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है, काम करें या न करें, करें कि न करें। यहाँ पर ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ। जे.एम. की स्थिति भी लाखों करोड़ों युवकों जैसी है। वह भी 25 साल का है और उसकी पत्नी और एक बच्चा है और उसकी आमदनी खास नहीं है।
मिस्टर और मिसेस जे एम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे कि उनके पास ज्यादा जगह हो, आसपास का माहौल ज्यादा अच्छा हो, बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो और अपनी खुद की जायदाद हो। परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नकद भुगतान। एक दिन जब जे एम अगले महीने के मकान किराए का चेक काट रहा था तो उसे बहुत कोफ्ते हुई। जितना मकान किराया वह दे रहा था वह तो नए मकान की किस्त के बराबर रकम थी। जे एम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते नया घर खरीदना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो हम अभी घर नहीं खरीद सकते। नकद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। डाउन पेमेंट हम कहां से देंगे? परंतु जे एम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी दिन नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधे से ज्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाते। कोई न कोई चीज आकर उन्हें रोक देती होगी। हम घर खरीदेंगे। मैं नहीं जानता कि हम डाउन पेमेंट कहां से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बढ़िया था और उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट देना था। अब समस्या थी $1200 इकट्ठे करना। जे एम जानता था कि उसे कर्ज में इतनी बड़ी रकम नहीं मिलेगी, परंतु जहां चाह वहां राह। अचानक जे एम ने इस समस्या पर काफी सोच विचार किया। क्यों न बिल्डर से बात की जाए और $1200 एक मुश्त देने के बजाय किस्तों में दिया जाए। जे एम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जे एम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जे एम को $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। अब जे एम को हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम करना था। पति पत्नी दोनों ने हिसाब लगाया और हर महीने अपने खर्च में $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब भी समस्या ये थी कि $75 कहां से आएंगे, जो हर महीने किस्त देने के लिए जरूरी होंगे। तभी जे एम के दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस ये जानकर खुश हुए कि जे एम घर खरीद रहा है। फिर जे एम ने कहा, सर मुझे इसके लिए हर महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपसे सिर्फ पैसा कमाने का अवसर चाहता हूं। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं सप्ताहांत में आकर कर सकता हूं। क्या ऐसा संभव है कि इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी? जे एम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताहांत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में वे जे एम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गए और फिर मिस्टर और मिसेस जे एम अपने नए घर में रहने के लिए चले गए। एक जे एम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था, जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। 2 जे एम नए विश्वास से भर गया। इसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। 3 जे एम ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसने आदर्श स्थितियों का इंतजार किया होता, घर खरीदने को टाला होता, तो हो सकता था कि वे लोग कभी अपने खुद के घर में नहीं रह पाते। उदाहरण 3 सी डी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु मिस्टर सी डी भी इसी तरह का एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सी डी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम्स डिवीजन में नौकरी मिल गई। उसे काम पसंद था, परंतु 5 साल बाद वह अपनी नौकरी से उकता गया। वही काम करते करते वह ऊब गया था। रोज काम के बंधे बंधाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसा सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कम ही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का काफी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह कम कीमत के तोहफे और खिलौने आयात करने का बिजनेस शुरू करे। सी डी कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस का उसके जितना ज्ञान नहीं था। अपना बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वह कस्टम्स ऑफिस में ही काम कर रहा है। क्यों? होता ये था कि जब भी सी
डी, शुरू करने वाला होता था, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती थी जिसके कारण वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्पररी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार पर प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करने और काम टालने के लिए इस्तेमाल किए गए। सच्चाई तो यह है कि डी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वह चाहता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे। चूंकि परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए डी का काम कभी शुरू नहीं हो पाया। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यहाँ 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर कर देंगे। 1. भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाएं। हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती हैं। मान लें कि आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और आप तब तक चलना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इसी यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें, अपनी कार को चेक करा लें और इस तरह पूरी सावधानी बरतें। परंतु आप सारे खतरों को न तो भांप सकते हैं, न ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। 2. जब समस्याएं और बाधाएं आएं, तब उनसे निपटें। सफल व्यक्ति की योग्यता इस बात से नहीं जांची जाती कि वह काम शुरू करने के पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती हैं, वह उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज में आप पुलों को तभी पार कर सकते हैं जबकि आप पुल पर हों। हम सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अपने विचारों के बारे में कुछ करने का मन बना लें। 5 या 6 साल पहले एक बहुत ही योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वे एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशक पहले के एक विवादास्पद व्यक्ति की जीवनी लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे, बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था कि वह क्या कहना चाहते थे और उन्हें अपनी बात किस तरह कहनी चाहिए। इस पुस्तक के पूरा होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसा भी काफी मिलता। पिछले साल मैं उसी मित्र से फिर मिला और मैंने अनजाने में उससे ये पूछ लिया कि क्या उसकी पुस्तक पूरी हो गई। यह मूर्खतापूर्ण सवाल था क्योंकि इससे मैंने उसके पुराने घाव को कुरेद दिया था। नहीं, वह पुस्तक नहीं लिख पाया। कुछ समय तक तो वह यही सोचता रहा कि वह इसका क्या कारण बताए। आखिरकार उसने कहा कि वह बेहद व्यस्त था, उसके पास दूसरी जिम्मेदारियां थीं और इसलिए उसे पुस्तक लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वास्तव में प्रोफेसर ने इस विचार को अपने मानसिक कब्रिस्तान में गहरे दफना दिया था। उसने अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बढ़ने दिया था। उसने ये कल्पना कर ली थी कि उसे पुस्तक लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसे कई त्याग भी करने होंगे। उसने उन सभी कारणों पर विचार कर लिया था जिनके कारण उसकी योजना असफल हो सकती थी। विचार महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनाना है या सुधारना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास विचार हों। सफलता उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिसके पास विचार नहीं होते, परंतु हम इस बिंदु को अच्छी तरह से समझ लें। केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता। हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती, और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं। इन 2 विचारों को अपने दिमाग में गहरे बैठ जाने दें। पहली बात तो यह कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएं। चाहे विचार कितना ही अच्छा हो, यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अपने विचारों पर अमल करें और मन की शांति हासिल करें। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुनते होंगे, अगर मैं 1952 में इस बिजनेस में गया होता तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता, या मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा, काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल न किया जाए तो उससे काफी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती है, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है।
क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? तो फिर देर किस बात की है, उस पर अमल करें। काम करके डर का इलाज करें और आत्मविश्वास हासिल करें। ये याद रखने लायक बात है। काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता और प्रबल होता है। काम न करने से डर बढ़ता और प्रबल होता है। इसलिए डर को दूर करने के लिए उस काम को कर दें। अपने डर को बढ़ाने के लिए इंतजार करते रहें, काम को टालते रहें, बाद में करने की सोचें। एक बार मैंने एक युवा पैराट्रूपर इंस्ट्रक्टर के मुंह से सुना, कूदने में कोई दिक्कत नहीं है। कूदने के पहले इंतजार करते वक्त मुश्किल आती है। जब कूदने का समय आता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज्यादा सोचने का मौका न मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रशिक्षु ने इस बारे में ज्यादा सोच लिया कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है और यह सोचकर वह घबरा गया। अगर हम उसे अगली ट्रिप में कूदने के लिए तैयार नहीं कर पाए, तो वह जिंदगी में कभी पैरारूपर नहीं बन सकेगा। आत्मविश्वास उसे तभी मिलेगा जब वह कूद जाएगा। जब तक वह कूदने से बचता रहेगा, उसे टालता रहेगा, तब तक वह डरता ही रहेगा। इंतजार करना विशेषज्ञों को भी नर्वस कर देता है। टाइम मैगजीन में लिखा गया था कि एडवर्ड आर. मरो, जो देश के बेहतरीन न्यूज़ रीडर हैं, जब टेलीविजन पर आने वाले होते हैं तो वे काफी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है। परंतु एक बार वे काम में जुट जाते हैं तो फिर उनका डर काफूर हो जाता है। कई अभिनेता भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सभी इस बारे में एकमत हैं कि स्टेज के डर का एक ही इलाज है, स्टेज पर उतरना या कर्म करना। जनता के सामने मंच पर आ जाने के बाद डर, चिंता, तनाव सब दूर हो जाता है। कर्म से डर दूर हो जाता है। एक बार हम अपने दोस्त के घर गए जहां उसका 5 साल का बच्चा सोने के आधे घंटे बाद ही जाग गया और रोने लगा। बच्चे ने एक डरावनी फिल्म देखी थी और उसे यह डर लग रहा था कि राक्षस आकर उसे उठा ले जाएगा। बच्चे के पिता ने उसे समझाया। उसके समझाने का तरीका सचमुच लाजवाब था। उसने यह नहीं कहा, फिक्र मत करो बेटे, कोई भी तुम्हें कहीं उठाकर नहीं ले जाएगा, चुपचाप सो जाओ। इसके बजाय उसने सकारात्मक कार्य किया। उसने बच्चे के सामने सारी खिड़कियों की जांच की और इससे बच्चे को यह विश्वास हो गया कि सभी खिड़कियां अच्छी तरह बंद हैं। इसके बाद उसने बच्चे की प्लास्टिक की बंदूक उसके पास की टेबल पर रख दी और कहा, बिल्ली, वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो ये बंदूक तुम्हारे पास ही रखी है। अब जाकर छोटे बच्चे को चैन मिला, उसका डर दूर हुआ और 4 मिनट बाद ही वह गहरी नींद में सो गया। कई डॉक्टर लोगों को हानिरहित निष्क्रिय दवाइयां इसलिए देते हैं ताकि उनके मन को संतोष रहे। लोग डॉक्टर से नींद की गोली मांगते हैं, डॉक्टर उन्हें झूठ मूठ की नींद की गोली पकड़ा देता है। लोगों को गोली निगलने के बाद ऐसा लगता है कि उन्हें अच्छी नींद आती है, हालांकि गोली में कोई दवाई नहीं थी, इसके बावजूद उन पर इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है और उन्हें अपनी तबीयत ज्यादा अच्छी महसूस होती है। ये स्वाभाविक है कि हमें किसी न किसी तरह का डर सताए। इसका सामना करने के आम तरीके कई बार आपको कारगर नहीं लगेंगे। मैं कई सेल्समैनों से मिला हूं जिन्होंने डर का इलाज करने की कोशिश की है, जैसे उन्होंने ग्राहक के घर के चारों तरफ 3 चक्कर लगाए हैं या एक कॉफी ज्यादा पी है। परंतु इन चीजों से समस्या हल नहीं होती। इस तरह के डर को दूर करने का बल्कि किसी भी तरह के डर को दूर करने का एकमात्र तरीका यह है कि उस काम को कर दिया जाए। अगर आपको किसी को फोन करने में डर लगता है तो आप फोन कर दीजिए और आपका डर गायब हो जाएगा। अगर आप इसे टालते जाएंगे तो आपके लिए फोन करना दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाने में आपको घबराहट होती है, जाए और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। हो सकता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी न हो, और अगर हो भी तो कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप किस हाल में हैं। अगर आप अपने चेकअप को टालते रहेंगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा और एक न एक दिन आप सचमुच इसी डर और चिंता के कारण बीमार पड़ जाएंगे। अगर आपको अपने बॉस के साथ किसी समस्या पर चर्चा करने में डर लगता हो तो चर्चा कर लें और आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं चुटकियों में दूर हो गई हैं। आत्मविश्वास जगाएं, कर्म करके डर को दूर भगाएं। अपने मानसिक इंजन को चालू करें मशीनी तरीके से। एक युवक लेखक बनना चाहता था, परंतु उसने जो कुछ लिखा था वह सफल लेखन नहीं कहा जा सकता था। इस लेखक ने मेरे सामने ये स्वीकार किया, मेरी समस्या यह है कि कई बार पूरा दिन या पूरा हफ्ता निकल जाता है और मैं एक पेज भी नहीं लिख पाता। उसने कहा, लेखन रचनात्मक कार्य है। इसके लिए आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपका मूड होना चाहिए।
ये सच है कि लेखन रचनात्मक होता है, परंतु मैं आपको एक सफल लेखक की बात बताना चाहता हूँ जिसने कहा था कि यही वह राज की बात है जिसके कारण वह इतना सफल लेखन कर पाया। मैं दिमाग को मजबूर करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास हर काम की डेडलाइन मौजूद होती है और मैं प्रेरणा के आसमान से उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं मूड के सही होने का इंतजार भी नहीं कर सकता। मुझे मूड बनाना पड़ता है। ये रहा मेरा तरीका। मैं अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। फिर मैं अपनी पेंसिल उठाकर लिखने बैठ जाता हूँ। जो भी मन में आता है मैं लिखने लगता हूँ। मैं हाथ चलाता हूँ और कुछ समय बाद मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मेरा मस्तिष्क सही दिशा में चला जाता है और मुझे प्रेरणा मिल जाती है और मेरा सचमुच ही लिखने का मूड बन जाता है। कई बार जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ तब भी मेरे दिमाग में अचानक जोरदार विचार आ जाते हैं, परंतु ऐसे विचार मेरे लिए बोनस की तरह हैं। ज्यादातर अच्छे विचार मेरे दिमाग में तभी आते हैं जब मैं काम करने बैठ जाता हूँ। कर्म होने के पहले कर्म करना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज अपने आप शुरू नहीं होती। वे यंत्र भी नहीं जिनका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर होगा, मनचाहा तापमान तो चुनना ही पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। आपकी कार अपने आप गियर बदल लेती है, परंतु उससे पहले आपको सही लीवर दबाना पड़ता है। यही सिद्धांत दिमाग के कर्म के बारे में भी सही है। आपको अपने दिमाग को सही गियर में लाना होगा, तभी यह आपके लिए सही काम करेगा। एक युवा सेल्स मैनेजर ने बताया कि वह किस तरह अपने सेल्समैनों को मशीनी तरीके से दिन शुरू करने का प्रशिक्षण देता है। हर सेल्समैन जानता है कि घर घर जाकर सामान बेचने वाले सेल्समैनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सेल्समैन को सुबह की पहली बिक्री से डर लगता है। वह जानता है कि उसका दिन भारी गुजरेगा, इसलिए वह पहले घर का दरवाजा खटखटाने से बचता रहता है। वह 2 कप कॉफी पीता है। वह रोज पड़ोस में फालतू घूमता रहता है और दर्जनों बेकार काम करता है सिर्फ इसलिए कि वह पहले घर का दरवाजा खटखटाने से सके। मैं हर नए व्यक्ति को इस तरह सिखाता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि शुरू करने का एक ही तरीका होता है और वह है शुरू करना। काम को टालो मत, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। अपनी गाड़ी खड़ी करो, अपना सैंपल केस निकालो, दरवाजे तक जाओ, घंटी बजाओ, मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहो और अपनी बात मशीनी तरीके से ग्राहक के सामने रखो और इसके बारे में न तो ज्यादा चिंता करो, न ही सोचो। इस तरह दिन शुरू करने से आपकी हिचक दूर हो जाती है। दूसरे तीसरे घर के दरवाजे के सामने पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग पैना हो जाएगा और आपकी प्रस्तुतियां अपने आप प्रभावी हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने कहा था कि जिंदगी की बड़ी समस्या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे कमरे में आना थी, और उसकी बात में दम था। आप जितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सोचते रहेंगे कि बाहर निकलना कितना कष्टदायक है, ऐसा करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की सीधी सादी सी बात में भी, जिसमें आपको अपनी चादर हटाकर अपने पैरों को फर्श पर रखना है, आपको डर लगता है। संदेश स्पष्ट है। जो लोग दुनिया में कुछ कर गुजरते हैं वे इस बात का इंतजार नहीं करते कि कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये 2 प्रयोग करें। 1. छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। उस काम के बुरे पहलुओं के बारे में सोचने के बजाय आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। शायद ज्यादातर महिलाओं को बर्तन साफ करना सबसे कष्टदायक काम लगता होगा। मेरी माँ भी इसका अपवाद नहीं थी, परंतु उन्होंने इस काम को फुर्ती से निपटाने का मशीनी तरीका ईजाद कर लिया था, ताकि इसके बाद वे अपना मनचाहा काम कर सकें। जब वे डाइनिंग टेबल से जाती थीं, तो वे मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती थीं और उन्हें साफ करना शुरू कर देती थीं। कुछ ही मिनटों में उनका काम खत्म हो जाता था। क्या ये तरीका बर्तन सिंक में जमा करते रहने और उन्हें देख देख कर चिंता करने से बेहतर नहीं है? आज ये करके देखें। एक ऐसा काम चुन लें जो आपको नापसंद है, फिर बिना उस बारे में सोचे या बिना उससे डरे उस काम को कर दें। नापसंदगी के छोटे छोटे कामों को करने का यही तरीका सबसे प्रभावी है। 2. अगला कदम ये है कि आप विचार करने, योजनाएं बनाने, समस्याएं सुलझाने और दूसरे दिमागी कामों के लिए भी मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। आप मूड बनने का इंतजार करें, इसके बजाय बेहतर यही है कि आप बैठ जाएं और अपने मूड को बना लें। यहाँ एक खास तकनीक दी जा रही है जो आपकी काफी मदद करेगी। पेंसिल और कागज का इस्तेमाल करें। 5 सेंट की छोटी सी पेंसिल दुनिया का सबसे महान एकाग्रता यंत्र है।
अगर मुझे एक बहुत शानदार साउंड प्रूफ ऑफिस और पेंसिल कागज में से किसी एक को चुनना हो तो मैं यकीनन पेंसिल और कागज को चुनूंगा। पेंसिल और कागज से आप अपने दिमाग को किसी समस्या से बांध सकते हैं। जब आप किसी विचार को कागज पर लिखते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने आप उस विचार पर केंद्रित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता। एक ही समय पर आपका दिमाग एक विचार को सोचे और दूसरे विचार को लिखे, यह नहीं हो सकता। और जब आप कागज पर कुछ लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग पर लिख रहे हैं। परीक्षणों से यह साबित हो चुका है कि अगर आप कागज पर लिखकर कोई चीज याद करते हैं तो वह आपको लंबे समय तक और ज्यादा अच्छी तरह याद रहती है। और एक बार आप एकाग्रता के लिए पेंसिल और कागज की इस तकनीक में पारंगत हो जाएं, तो फिर आप शोरगुल के माहौल में भी सोच सकेंगे। जब आप सोचना चाहें, लिखना शुरू कर दें या डायग्राम बनाना शुरू कर दें। अपने मूड को बनाने का ये बेहतरीन तरीका है। अब मैं आपको सफलता का जादुई फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। कल, अगले सप्ताह, बाद में और किसी दिन, फिर किसी समय, ये सभी असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं इसे किसी दिन शुरू करूंगा। जबकि हमें ये कहना चाहिए, मैं इसे अभी शुरू करता हूँ। एक उदाहरण लें, पैसे बचाने का। हर व्यक्ति मानता है कि पैसे बचाना एक अच्छी बात है, परंतु यह अच्छी बात है, इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं और निवेश करते हैं। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादों पर अमल कर पाते हैं। एक युवा दंपति ने इस तरह बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वह और उसकी पत्नी जैनेट हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई न कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। जब हमारी अमुक चीज की किस्तें खत्म हो जाएंगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल, आखिरकार जैनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया। उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे या नहीं? बिल ने जवाब दिया, हाँ, हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। परंतु इस बार जैनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं। हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने ये सोच रखा है कि हमसे बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हम बचत कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा है कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास $18,000 जमा हो जाएंगे और उसके साथ ही हमें $6,600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में ये भी लिखा था कि खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के बाद तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ दो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत खाते में डाल देंगे। अगर महीने के आखिर में हमें फाके भी करने पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बिल, इस तरह अगर हम ठान लें तो हम बचत कर सकते हैं। बिल और जैनेट को कुछ महीनों तक तो मुश्किल आई, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने नए बजट के हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया। अब बचत करने में भी उनको उतना ही मजा आता है जितना उन्हें पहले खर्च करने में आता था। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते हैं? अभी लिख दें। आपके पास एक विचार आया है कि आपका बिजनेस किस तरह बढ़ सकता है। उस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, कल टालें जिसे आप आज पर वह काम न कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने की सोच असफलता का तरीका है। एक दिन मैं अपनी पुरानी बिजनेस मित्र से मिलने गया। वह एक कॉन्फ्रेंस से अभी हाल लौटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने महसूस किया कि वह किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी निराश थी, और मेरा अनुमान सही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कि कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बारे में कुछ मदद मिल सके। परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली? मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे और केवल एक ही व्यक्ति ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 और लोगों ने कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर से सिर फोड़ रही थी। मैं यह नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में उन लोगों की क्या राय थी।
दरअसल उसने आगे कहा, होना ये चाहिए था कि हर व्यक्ति मुझे ये बताता कि वह क्या सोचता था। आखिरकार इससे उन सभी को प्रभावित होना था। मेरी मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में जाते तो आपको उन्हीं चुप्पे लोगों के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई थी कि मैं कुछ कह दूं। किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के ये लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं, जब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वक्त निकल जाता है तो वे जागते हैं और सक्रिय होते हैं। बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी राय, आपके विचार जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपनी राय को अपने दिमाग की तिजोरी में ही बंद रखता है, वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। बोलने की आदत डालें। हर बार जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अपने रचनात्मक विचारों के साथ आगे आएं। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किस तरह करते हैं। जो नाम के एक विद्यार्थी ने भी एक शाम को बहुत पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। यहाँ ये बताया गया है कि उसके फैसले का क्या हुआ और उसकी शाम किस तरह गुजरी। जो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार था, परंतु उसका डिनर कुछ भारी हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ देर टीवी देख ले। कुछ देर करते करते उसने 1 घंटे तक टीवी देखा, क्योंकि सीरियल उसे पसंद आ गया था। 8 बजे वह अपनी टेबल पर बैठ गया, लेकिन तत्काल ही उठ गया, क्योंकि उसे अचानक याद आ गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करना है। इसमें 40 मिनट लग गए, उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की थी। किसी का फोन आ गया, जिसमें 20 मिनट लग गए। अपनी डेस्क पर आते आते जो की इच्छा हुई कि वह पिंग पोंग खेल ले। इसमें 1 और घंटा बर्बाद हो गया। पिंग पोंग खेलने के बाद उसे पसीना आ गया था, इसलिए वह नहा भी लिया। नहाने के बाद उसे भूख लगी, क्योंकि पिंग पोंग और नहाने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था। और इस तरह उसकी शाम बर्बाद हो गई। उसके इरादे तो अच्छे थे, परंतु वह इरादों पर अमल नहीं कर पाया। आखिरकार 1 बजे रात को उसने अपनी पुस्तक खोली, परंतु उसे इतनी नींद आ रही थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने नींद के आगे हार मान ली। अगली सुबह उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इस परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की है। जो कार्य करने में नहीं जुटा, क्योंकि उसने कार्य करने की तैयारी में बहुत समय बर्बाद कर दिया। और जो ही ज्यादा तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है। जो नाम का सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वर्कर, जोसेफाइन नाम की हाउसवाइफ, ये सभी इसी तरह की तैयारी करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले वे इसीलिए गपशप करते हैं, कॉफी पीते हैं, पेंसिल तेज करते हैं, पढ़ते हैं, मेज साफ करते हैं, टीवी देखते हैं और कई ऐसी चीजें करते हैं जिनमें फालतू समय बर्बाद होता है। परंतु इस आदत को दूर करने का एक तरीका है। अपने आप से ये कहें, मैं अभी शुरू करने की हालत में हूँ। काम टालने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तैयारी में जितना समय और ऊर्जा बर्बाद करूंगा, उसका इस्तेमाल मैं काम करने में कर सकता हूं। मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के एक बॉस ने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स से यह कहा, इस बिजनेस में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास दमदार विचार हों और उनमें अपने विचारों पर अमल करने का दम भी हो। हमारी कंपनी का हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, चाहे उत्पादन हो, मार्केटिंग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम अभी खराब काम कर रहे हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हर सफल कंपनी की तरह हमें नए सामानों, नए बाजारों, नए विचारों और नए उपायों की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो पहल करें। वही हमारी टीम के कप्तान बनने काबिल हैं। पहल करना कर्म करने का एक खास पहलू है। पहल करने का मतलब है बिना किसी के कहे कोई महत्वपूर्ण काम करना। पहल करने वाला व्यक्ति हर बिजनेस और प्रोफेशन में अलग दिख जाता है और उसकी आमदनी भी काफी होती है। मुझे एक दवाई बनाने वाली कंपनी का व्यक्ति मिला। वह मार्केटिंग रिसर्च का डायरेक्टर था। उसने मुझे बताया कि वह इस पद पर कैसे पहुंचा। पहल की शक्ति का यह एक अच्छा सबूत है। 5 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया, उसने मुझे बताया। मैं तब एक मिशनरी सेल्समैन की तरह काम कर रहा था जो होलसेलर से मिला करता था। मैंने यह पाया कि हमारे पास अपने ग्राहकों के बारे में आंकड़ों की कमी थी। मैंने कंपनी के हर व्यक्ति से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि हमें मार्केट रिसर्च की जरूरत है। पहले तो सबने मेरी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि मैनेजमेंट को इसका महत्व समझ में नहीं आया।
परंतु मुझे पक्का विश्वास था कि हमारी कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च होनी चाहिए, इसलिए मैंने पहल करने का फैसला कर लिया। मैंने मैनेजमेंट की अनुमति के बाद फैक्ट्स ऑफ ड्रग मार्केटिंग नाम की एक मासिक रिपोर्ट तैयार की। मैंने हर जगह से जानकारी इकट्ठी की। मैं ऐसा हर महीने करता रहा और जल्दी ही मैनेजमेंट और दूसरे सेल्समैनों को ये समझ आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वह सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके बाद वे भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे। अपनी रिसर्च शुरू करने के 1 साल बाद मुझे अपनी नियमित नौकरी से हटा दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं सिर्फ अपने विचारों को विकसित करने पर पूरा ध्यान दूं। बाकी बातें तो साधारण तरीके से हुई। आज मेरे पास 2 सहयोगी, 1 सेक्रेटरी और 3 गुना ज्यादा तनख्वाह है। उद्धरण चिन्ह। लीडर बनने की कला विकसित करने के लिए यहाँ पर 2 अभ्यास दिए गए हैं। 1. संघर्ष करने वाला बने। जब आप ऐसी कोई बात सोचें जो आपके हिसाब से की जानी चाहिए तो आप तत्काल उस विचार को उठा लें और फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर दें। मेरे पड़ोस में ही एक नई कॉलोनी बन रही थी जो लगभग 2/3 बन चुकी थी, परंतु इसके बाद उसका विस्तार ठप हो गया। कुछ ऐसे परिवार वहां रहने आ गए थे जो लापरवाह लोग थे। इससे कई अच्छे परिवारों को उस जगह से अपने मकान बेचकर जाना पड़ा। जैसा अक्सर होता है, परवाह करने वाले लोगों को भी लापरवाह लोगों की सोहबत का असर हुआ और पूरी कॉलोनी ही लापरवाह हो गई। परंतु हैरी ऐसा नहीं हुआ। वह माहौल की परवाह करता था और उसने फैसला किया कि वह इसे अच्छी कॉलोनी बनाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने बताया कि यह कॉलोनी एक बेहतरीन कॉलोनी बन सकती है, परंतु इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना ये 3rd क्लास कॉलोनी बनकर रह जाएगी। हैरी के उत्साह और पहल का स्वागत हुआ। जल्दी ही वहां पर साफ सफाई शुरू हो गई। बगीचे की योजना पर काम शुरू हो गया। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। स्विमिंग पूल भी बन गया। लापरवाह परिवार भी उत्साही समर्थक बन गए। पूरी कॉलोनी में एक नई जान आ गई थी। अब वहां से निकलने पर दिल खुश हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहे तो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट बनना चाहिए, या आपकी कंपनी को बाजार में एक नया सामान लाना चाहिए, या किसी और तरीके से तरक्की करनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विचार के लिए संघर्ष करें। क्या आपको लगता है कि आपके चर्च को नई इमारत की जरूरत है? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल और संघर्ष करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लगने चाहिए? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल करें और ऐसा संभव बनाएं। और आप ये बात जान लें, हालांकि हर संघर्ष शुरुआत में एक व्यक्ति का संघर्ष ही होता है, परंतु अगर विचारों में दम हो तो जल्दी ही बहुत से लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति बने। 2. स्वयंसेवी बने। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया होगा जब हम किसी संस्था में स्वयं सेवा करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। ये डर नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग क्या कहेंगे। ये डर कि लोग हम पर हंसेंगे, हमें जुगाड़ कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी समझेंगे। यही डर बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। ये स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उनकी तारीफ चाहें, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ चाहता हूँ? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या के कारण हंसते हैं, या उन लोगों की जो कर्मठता से काम करके सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं से भी अलग दिख जाता है, उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं सेवा करके अपनी विशेष योग्यता और महत्वाकांक्षा को सबके सामने ले आता है। निश्चित रूप से स्वयं सेवक को विशेष काम सौंपे जाएंगे। आप बिजनेस, मिलिट्री या अपने समुदाय के जिन लीडर्स को जानते हों, उनके बारे में सोचें, क्या वे कर्मठ लगते हैं या वे निठल्ले लगते हैं। 10 में से 10 लीडर कर्मठ होंगे। ऐसे लोग होंगे जो काम पूरा करके दिखाते हैं। वह व्यक्ति जो हाशिए पर खड़ा रहता है, वह व्यक्ति जो दुखी होता रहता है, वह निठल्ला होता है जो सिर्फ इसलिए वही रह जाता है क्योंकि वह कर्म के मैदान में नहीं उतरता। जो विचार करता है और उस पर अमल करता है, उस कर्मठ व्यक्ति के पीछे कई लोग आ जाते हैं और वह लीडर बन जाता है। जो व्यक्ति काम करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे मान लेते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने किसी की तारीफ इस बात के लिए नहीं सुनी। वह व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वह व्यक्ति काम तक उसे बताया न जाए, वह कुछ नहीं करता। क्या आपने इन बातों के लिए किसी की तारीफ होते देखी है?
कर्म की आदत बढ़ावा दें। इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास करें। 1. कर्मठ बने, काम करने वाला बने, काम टालने वाला न बने। 2. परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार न करें, वे कभी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वे आएं, तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोजें। 3. याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। 4. डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। जिस काम से आप डरते हो वह करें और आपका डर भाग जाएगा। कोशिश करके देखें। 5. अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें। सही मूड बनने का इंतजार न करें, कर्म शुरू कर दें और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। 6. अभी काम शुरू करने के बारे में सोचें, कल, अगले सप्ताह, बाद में और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। इस तरह के व्यक्ति बने, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। 7. कार्य में जुट जाएं, कार्य की तैयारी में समय बर्बाद न करें, इसके बजाय सीधे काम में लग जाएं। 8. पहल करें, संघर्ष करें, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ लगाएं। स्वयं सेवक बने, ये बताएं कि आप में कम करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। अपने दिमाग को गियर में डाल दें और सफलता की राह पर चल पड़ें। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको FM ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको FM का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।